अब गाइस देखो, अपन लोगों ने कल फ्री फॉल के क्वेश्चंस किए, मुझे बताओ आप लोगों ने कल फ्री फॉल के एक भी क्वेश्चन में वो स्टोन था या वाटरमेलन था या ब्रिक था या 1000 किलो का एलिफेंट था, उसका कभी भी कंसिडर किया क्या? आप लोग एक बॉल को कोई भी XYZ हाइट की बिल्डिंग से छोड़ो या फिर उसी की जगह पे कोई और ऑब्जेक्ट को, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को छोड़ो, वो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचने वाले हैं। ऐसा क्यों? कि दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन फ्री फॉल का फॉर्मूला क्या था वैसे? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, ए पापियो मास ऑफ ऑब्जेक्ट वाले, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर था। इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसीलिए ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट से फर्क पड़ता ही नहीं है, वो 1 किलो हो या 1 करोड़ किलो हो। ठीक है, यहां तक के कोई इशू है इसमें किसी को? तो इसी कारण से ना, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से साइमल्टेनियसली ड्रॉप करते हो तो दोनों ग्राउंड पे सेम टाइम पे गिरते हैं, इररिस्पेक्टिव उन लोगों का मास क्या हो। बट अब अगर आप लोग दूसरा इमेजिन करना शुरू करोगे, सर मैं एक पतंग को और एक कुछ भी मान लो बॉटल को छोड़ूंगा तो पतंग तो डोलते 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 नीचे आती है। तो ये क्यों हो जाता है ना? क्योंकि अभी तक के हम लोग एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किए जा रहे थे, बट जैसे पेपर वेपर जैसी चीज़ें आती है जो हल्की सी हो जाती है, तो वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ऐसा वर्क करता है कि वो डोलना शुरू कर लेती है अपना। ठीक है, तो अपन लोग एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करेंगे तो आप एक पेपर क्या, एक चींटी लोगे ना, चींटी का तोड़ा हुआ पैर उतना सा भी लोगे और एक पूरा हाथी ले लोगे और छोड़ोगे तो भी दोनों नीचे सेम टाइम पे पहुंचने वाले, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जो है वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है बेटा। तो तुम ये मत सोचना जो चीज़ भारी है वो जल्दी नीचे आ जाएगी, सब बिल्कुल नहीं है। तुम कूदो और एक सुमो फाइटर कूदेगा जब 100 फ्लोर से नीचे, दोनों के दोनों नीचे सेम टाइम पे गिरोगे और मरोगे, डजेंट मैटर आपका खुद का मास कितना था। बट अब यही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में कैसा दिया हुआ है, एक पेपर, फ्लैट पेपर को और एक पेपर को मैं क्रम्बल किया हुआ है, वो दोनों पेपर्स को मैंने एक साथ कोई तो भाई हाइट से छोड़ा, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो होना? वैसे सोचा जाए अभी तक के हिसाब से तो सर दोनों साथ में गिरना चाहिए, बट रियल लाइफ में क्या होने वाला है वो एयर रेजिस्टेंस। अब एयर रेजिस्टेंस ना फ्लैट पेपर के ऊपर ज़्यादा लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से राजा मैं आपको बताता हूँ, आप एक बहुत अच्छी बड़ी पतंग लेके आओगे ना और एक बिल्कुल छोटा सा ऐसा पेपर लेके आओगे, तो भी मेरे एक्सपेक्टेशन में ये है जो बड़ी पतंग है वो ज़्यादा डोलेगी छोटी पतंग के सामने, छोटी पतंग है छोटे पेपर के सामने। ठीक है, समझा ये चीज़? देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है। दूसरा, आप लोगों का स्मॉल g का वैल्यू क्या है? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखो आपका मास ऑफ अर्थ तो एक ही है, आप लोग अभी हमेशा क्या सोचते हो, हमारा अर्थ कैसा है? स्फेरिकल है। ठीक है, रियल लाइफ में ना वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ा सा ऑरेंज शेप का है, मतलब से ऊपर थोड़ा चपटा है, नीचे थोड़ा बड़ा है, इक्वेटर्स पे थोड़ा बड़ा है। तो ये रेडियस ऑफ इक्वेटर बोल दो, इसको रेडियस एट पोल बोल दूं मैं। तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है पोल से, मतलब ये मेरा चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज हो रहा है मतलब ये मेरा चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा फ्री फॉल से एक्सेलरेशन अलग रहेगा, यहाँ पे फ्री फॉल से एक्सेलरेशन अलग रहेगा मेरा। करेक्ट है ये चीज़? तो सर अब क्या, हमने हमारी कैलकुलेशंस के लिए एक ही माना हुआ है, बहुत डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, बट साइंटिस्ट अगेन जो हज़ारों करोड़ का रॉकेट बना के भेज रहा है वो ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। उसको देखना पड़ेगा वो कौन से लोकेशन से भेज रहा है, पोल से भेज रहा है या इक्वेटर से भेज रहा है या यहाँ से भेज रहा है, और फिर उसको कैलकुलेट करके उसका जी वहाँ का निकाल के फिर बची हुई कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है? तो बेसिकली हमने ये देखा है कि हमारा पोल पे भी अलग रहता है और इक्वेटर पे भी अलग रहता है, मतलब मेरा जी वेरी कर सकता है। इनफैक्ट हम तो कल ही देख रहे थे अननोन प्लैनेट जो थे उस पर और ये जी चेंज हुए जा रहा था, बट क्या मेरा ये जी कभी चेंज हुआ था लाइफ में? नहीं सर। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये मेरा वेरी कर सकता है, ये मेरा कभी भी वेरी नहीं करने वाला है। एक और क्वेश्चन, सर
बताओ ये जी इक्वेटर पे ज़्यादा है या पोल पे ज़्यादा है? तो देखो ये क्योंकि नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो देखो इक्वेटर पे ज़्यादा था रेडियस, तो पोल पे जी ज़्यादा हो जाएगा। समझा? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? ये ऊपर था और ये नीचे लिखा हुआ है राइट साइड में, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटना शुरू हो जाएगा। वैसे ये डबल होगा तो ये 1/4 हो जाएगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कितने गुना होगा, मैं सिर्फ अभी ये बात कर रहा हूँ क्या होगा। तो अगर बेटा ये बढ़ेगा तो ये मेरा घट जाएगा। यहाँ तक के लाइफ सेट है हमारी, कोई इशू इसमें किसी को भी? पक्का? अब मेरा बस ये बोला था कि देखो ये इक्वेटर पे बढ़ रहा है मेरा रेडियस, तो वहाँ पे जी मेरा घटना शुरू हो जाएगा। समझा? ये चीज़ फिर से आप लोग मास वाले में देखने वाले हैं, बट अब उसके पहले मैं आप लोगों को स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के जो डिफरेंस आना चाहता हूँ। स्मॉल जी क्या होता है बेटा? इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल, ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ठीक है। और ये क्या था? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका डेफिनेशन क्या था बच्चा लोग कि इट वाज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स applied between या existing between two objects of unit masses and having 1 meter distance between them। इसका SI यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके सिवाय ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती थी बेटा। ये वेरी कर सकता था, ये पूरे के पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट था। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड डिफरेंसेस है, अगर 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही बोला ना तो डेफिनेशन अच्छे से याद नहीं है तो मत लिखना, ऐसा यूनिट लिख देना, वेरी और वो वाला लिख देना, और वेक्टर स्केलर लिख देना, बिल्कुल चलता है। चारों पॉइंट पूछे तो भाई लिखना पड़ेगा। यहाँ तक कि किसी को कोई भी इशू है क्या? हाँ प्लीज़ बेटा। पहला डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इन फ्री फॉल। ये क्या था? इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मासेस एंड हैविंग 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन देम। समझा ये चीज़? किसी को कोई इशू? हाँ प्लीज। सॉरी देख बेटा, तेरे को मैंने क्या बताया यहाँ पे, मेरा जी की वैल्यू क्या है? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बेटा मेरे भाग में से दे, मेरे भाग में से दे, ठीक है, ये है। अब देख, अगर मैं पोल पे बात करूँ तो ये पोल बन जाएगा, अगर मैं इक्वेटर पे बात करूँगा तो ये इक्वेटर बन जाएगा तब का। तो कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम रहेगा? तो जहाँ पे रेडियस ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे जी कम होना शुरू हो जाएगा। तो इक्वेटर पे जी रेडियस ज़्यादा था इसलिए वहाँ का जी कम होना शुरू हो गया। समझा तक है? अब गाइस हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं, मास एंड क्या कहते हैं वेट। बट उसके पहले एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस एक बार पढ़ो और लिखो खुद से, ठीक है ना? कहाँ है वो? नहीं, इट रिमेन्स कांस्टेंट, बस वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग प्लीज़ पहले आप लोगों को मैं ऑन क्लॉक अभी 17 या 19 तक का टाइम दे रहा हूँ, अ लिटिल मोर देन अ मिनट, ठीक है? अटेंड। प्लीज़ ये चारों पॉइंट्स आप लोग रटोगे और फिर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस लिखोगे आप लोग। आप लोगों का कल से क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, टाइमिंग है 5 to 6:15 का, ठीक है? वो मोस्टली 6 o'clock तक ख़त्म हो जाएगा वैसे, बट आप लोगों से जो नॉन क्रैश कोर्स वाले हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है 6 o'clock से आ जाना, क्योंकि मैं 6:15 शार्प शुरू कर दूंगा। रोज़ क्या हो रहा है, 6 बजे की क्लास तुम 6, 5, 6, 7 करा रहे हो अटेंडेंस के नाम पे भी, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे 6 बजे बच्चे बैठे हुए रहे,
जैसे ही क्रैश कोर्स खत्म होगा, कभी 6-5 को खत्म हो जाएगा, कभी 6-7 को खत्म, कभी 6-10, कभी 6-15, फट से वो लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए एंड वील कंटिन्यू विद द सेशन, ठीक है, 6 से 15 से, जब भी जैसे ही क्रैश कोर्स खत्म होता है वैसे ही। तो इसलिए आप लोग दिमाग में यही रखना कि 6 बजे क्रैश कोर्स खत्म होने वाला है। साथ ही साथ में 6 o'clock से आप लोगों की क्लासेस 8, कल तो 8-8:15 जो भी मैं आप लोगों को ग्रुप पर डालूंगा वो चलने वाली है। आप लोगों को परसों का टाइमिंग आ जाएगा, परसों ज़्यादा रहेगा बेटा, 8 से ऊपर ही रहेगा अगर रहा तो। परसों कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा पाप कर रहे हैं, क्यों? कितने बजे से कब तक है तुम्हारा? लंबा चलता है। तेरा 9 से 12 नहीं रहता है। चलो ठीक है भाई, अभी करो, अपन परसों का परसों देखेंगे। गाइस फटाक से करो। हाँ बेटा सुनो, जो बच्चे लोग ये रोना गा रहे हैं, हम आते ही 4:30 बजे घर है, 4:45 बजे घर है, तो एक काम करना, कल घर नहीं जाना, यहाँ पे बैठ आ जाना। हमने भी ट्यूशन्स की है, हमारी भी ट्यूशन 4 बजे से रहती थी, हम स्कूल से डायरेक्ट जाते थे स्कूल के कपड़ों में, तो ना ज़्यादा बेचारा मत बन, कनपड़ बच जाएगा, ठीक है ना। और तेरे को भूख वूख इतनी अगर लगती है तो डब्बा मंगवा लेना, नहीं तो मैं ठूस दूंगा तेरे मुँह में कुछ, ठीक है। और मैं भी सुबह 8 से लेकर रात के 8 तक पढ़ाया हुआ हूँ कई बार बिना घर गए, तो फालतू की बकवास चाहिए ही नहीं मेरे को। लिखो अभी जल्दी जल्दी। नहीं परसों तुम लोगों का मॉर्निंग में, पर लंबा क्लास आएगा परसों भी। मिनिमम 8 तक है कल भी। और 3 घंटे अगर ट्यूशन में रहने के बाद तुम थक जाते हो तो तुम लोगों पे थू है, मैं तुमको जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नॉट रियली, डेफिनेशन लिख देगा चल जाएगा। गाइस हो गया है। यूनिट इन 1, चलो अब गाइस राजा बोलो। स्केलर वेक्टर सही है। पर केजी स्क्वायर बेटा, और लिखना द एसआई यूनिट इज, यानी अभी आप लोग ठीक है, पर आप जब एग्जाम में वगैरह लिख रहे हो कि एसआई यूनिट इज दिस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर, और ये इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और G can vary whereas capital G will remain constant, of a definition. Small g acceleration acquired by a body due to gravitational pull on it, और बड़ा G this is numerically equal to the force of attraction between two objects of unit masses with unit distance between. करेक्ट, चलो ये हो गया है। हाँ हाँ यूनिट जगह 1 kg लिख सकते। अब सुनिए गाइस, अब प्लीज सुनिए, हाँ सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन है तो, और कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनो, एक चीज़ होती है मास, दूसरी चीज़ होती है वेट। अब प्लीज़ ये अच्छे समझो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बेटा। जो आपके बॉडी का कंटेंट है
ठीक है ना, उसको अपन लोग बोलते हैं मास। तो द कहते हैं कंटेंट इन अ बॉडी, एक परफेक्ट डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। और वेट क्या होता है, वो बेटा फोर्स है जिससे अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रहा है। क्या होता है वेट? इट इज द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ क्यों? अबे वो तो सेंटर ऑफ द अर्थ को तभी अट्रैक्ट करेगा ना, अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता ही था। ठीक है, तो देखो पहला डेफिनेशन मास का क्या हो गया है, इट इज द अमाउंट कंटेन्ड इन अ मैटर या इन अ बॉडी। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। वेट क्या हो गया है डेफिनेशन, इट इज द फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब सुनो, ये पहला डेफिनेशन हो गया हमारा। सेकेंड, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा, केजी। बेटा वेट तो फोर्स ही है, फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट मेरा, न्यूटन होता है। वैसे मास को m हो गया है, ये इसको w से डिनोट करते हैं, डिफरेंस नहीं है क्या, लिखना नहीं है, ये mg रहने वाला है मेरा। फोर्स इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वेट का फॉर्मूला mg हो गया है। अब देखो मेरा मास हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, मैं वो नागपुर में हूँ या इक्वेटर पे हूँ या यहाँ पे हूँ, क्या बोलते हैं उसको, पोल पे हूँ या प्लूटो पे हूँ, बट मेरा वेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। कैसे? मेरा जी चेंज हो रहा है, जी चेंज हो रहा है, वेट मेरा वेरी करना शुरू हो जाएगा प्लेस टू प्लेस। यहाँ तक है, ठीक है। इनफैक्ट जहाँ पे जी कम रहेगा, अब देखो W इज इक्वल टू एम जी अगर है, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जी बढ़ेगा तो W भी बढ़ेगा, जी घटेगा तो W भी घटेगा। तो जहाँ पे जी ज़्यादा वहाँ पे वेट ज़्यादा, तो अब या तो जी पोल पे ज़्यादा था तो आपका वेट पोल पे ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ तक ठीक है। इक्वेटर पे कम था, हाँ तो वहाँ पे जी कम होने वाला है अपना, ठीक है ना, उस पर आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? ठीक है, तो अपना तीसरा पॉइंट क्या हो गया, वेरी वाला, कोई इश्यूज? मास बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इनफैक्ट मास कैन नॉट एवर बी जीरो, मास कभी जीरो होने ही नहीं वाला है। अगर मास जीरो है मतलब ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, मास ही नहीं है अगर, राजा ध्यान दे, मास ही नहीं है अगर तो मैटर ही नहीं है, तो मास कैन नेवर बी जीरो, जबकि वेट कैन बी जीरो। बेटा जब वेटलेस हो जाता है, आप एस्ट्रोनॉट हो अगर मान लो, और आपको मैंने छोड़ दिया स्पेस में, तो आपको अर्थ अपने आप खींच नहीं पा रहा है, कोई भी प्लैनेट अपने आप खींच नहीं पा रहा है, तो उस समय उसका वेट जीरो हो जाता है। ठीक है ना। अब इसको एक को पैन बैलेंस और एक को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है, तो मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होता है वो। हाँ, मास को हम लोग कैसे पैन बैलेंस से मेजर करते हैं और वेट को स्प्रिंग बैलेंस। ये रट लो, ये सेंटर पॉइंट जिसमें लिखाया हुआ है। वैसे तुम्हारे को 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही मेजरली पूछते हैं, ये डीपीएस में बहुत बार पूछा जाता है बेटा। यस 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 यस। अब सुनो एक बार अगला डिफरेंस सुन लो, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, ये फोर्स बाय वेट एंड ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये आप लोगों को डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ये केजी होता है, इसका न्यूटन होता है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ रहने वाला है। ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ये जीरो के बराबर हो सकता है। या सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, उसके पास स्ट्रेस होना था। तुम लोग जब जहाँ पे ग्रेविटी ही नहीं है अर्थ की, वहाँ पे वेटलेस फील करोगे। मतलब कहाँ? तो स्पेस में इमेजिन कर लो। मैं मून पे बात नहीं कर रहा हूँ, मून पे मून की ग्रेविटी आ गई है। सन अर्थ और मून के बीच में जगह होगी जहाँ पे ना तो अर्थ खींच रहा है ना तो मून खींच रहा है, वहाँ पे आप लोगों का वेट जीरो होना शुरू हो जाएगा। सॉरी, हाँ इन स्पेस लिख देना, बट देखो कहाँ पे चेंज हो रहा है वो लिखना नहीं है कि कैन, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो। अगर पूछा है कहाँ तो तू लिख सकता है। फिर नेक्स्ट, मास आपका हमेशा सेम रहता है, वेट आप लोगों का प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकता है। आप लोग इनफैक्ट अब भी देखने वाले हो, मून पे वो 1/6 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसका ये वाला पॉइंट रट लो प्लीज, इट इज़ मेजर्ड यूजिंग पैन बैलेंस एंड दैट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। कोई कुछ पूछ रहा था क्वेश्चन यहाँ पे सर, हाँ वो अभी के रट लो, आप लोगों को नहीं समझेगा जी वहाँ पे क्यों जीरो रहता है। वैसे अपन वहाँ पे थियोरटिकली बात करते हैं, अपन पहुँच तो सकते नहीं सेंटर ऑफ द अर्थ पे कभी भी। गाइस 28 हुआ है, 31 तक का टाइम है, ठीक है ना। ये पूरे का पॉइंट्स याद करना आप लोगों को।
चलता है ना, वो मेरे को आदत है बोलने की, तुम लोगों को आदत हो तो अच्छी है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। प्लीज़ डू नॉट ऑलरेडी स्टार्ट राइटिंग, रुक जाओ एक बार, अच्छे से याद कर लो, देख लो। वो फॉर्मूला डिफरेंस में नहीं लिखना है तुम्हारे को, 6 पॉइंट लिखना है, प्लीज़ एक बार अच्छे से याद कर लो। मास इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, तेरा मास और मेरा मास तो चेंज है ना, डिफरेंट है। तेरा ही मास चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे हो कि वहाँ पे हो, वैसी बात है जी। तेरे और मेरे बीच में, मेरे और किसी और के बीच में सेम ही रहना था, इसलिए वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था। सर जब हम वेइंग मशीन में वेट करते हैं तो उसमें मास आता है हाँ, एंड वो मास हर जगह सेम नहीं होता है। इसमें तो मास तो मशीन बोलना उसमें चाहिए, हाँ, मास मशीन बोलना चाहिए, सॉरी, मास मशीन बोलना चाहिए। वो बोलना वो चाहिए, एक्चुअली कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी रहता है, अरे वेट इज राइट इक्वेशन, मास वो आगे लिखा हुआ है, हाँ, तो उसके लिए अपन उसको वेइंग स्केल बोलते हुए तो वेइंग स्केल ही बोल जाते हैं ऐसा। पर तो उसमें जी तो एडेड ही होना नहीं, चाहिए। वो वैसा नहीं किया हुआ है, वो मास के साथ, और बहुत अगर स्ट्रेस में आप उठा उसका। खड़े हो यहाँ पे तो फिर जी तो लग ही रहा है ना, मास स्केल से बेटर वेइंग स्केल था। तो समझाऊंगी। वो नहीं है तुम्हारे को, मत लो उसके ऊपर, अभी जो है वो तो कर लो अच्छे से। चलो शुरू करते हैं। 31 पे करना। अर्चिता तेरे से पूछना, फटफट लिखना, अपनी मरी हुई स्पीड में नहीं लिखना। नहीं मैं बताऊँ, मैं बताऊँ। हाँ तुम भी बता देना, नहीं नहीं बेटा तू पहले डेफिनेशन पिछले वाले का ही बता देना, बता पिछले वाले का डेफिनेशन जी का। हाँ वो वैसे 2 दिन पहले भी याद करवाया था अपन ने। चलिए गाइस, यू कैन स्टार्ट। मतलब ऑनलाइन कर पढ़ाई नहीं ट्रैवल करते। करोगे पूछो अपने हाथ से काम छः 6 पॉइंट बेटा। हो गया, अर्चिता लिख लिया पूरा, बोलना शुरू कर अर्चिता। मास अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, फोर्स का फोर्स वेट का पगली, का force with which an object is attracted towards earth, measured by pan balance, spring balance, फाइन, cannot be zero, can be zero, करेक्ट, scalar vector, करेक्ट, same, changes from place to place, एक
हे न्यूटन पहले का केजी रहेगा मास का, वेट का रहेगा न्यूटन, ठीक है, केजी मीटर। चलिए गाइस ये हो गया है। हाँ हाँ कांस्टेंट, सेम की जगह कांस्टेंट वर्ड वुड हैव बीन बेटर। अब सुनिए, अब प्लीज सुनिए बच्चा लोग। हाँ इट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो कोई इंग्लिश में लिखना पड़ेगा बेटा, मैं यहाँ पे बस नोट्स के साथ लिख रहा हूँ। अब गाइस शांत ओए, अब प्लीज सुनो, अब प्लीज सुनो, अब प्लीज सुनो। अब बेटा अपन लोग इसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जा रहे हैं जिसका डेरिवेशन वैसे आप लोगों को है नहीं, पूछेगा नहीं वो कि वेट ऑन मून इज 1/6 वेट ऑन कहते हैं ये अर्थ, ठीक है। डेरिवेशन जो है डेरिवेशन नहीं पूछेगा क्योंकि वहाँ पे तो डेटा लग जाएगा, बट वो आपको एक रैंडम दूसरे तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले मैं वो रैंडम दूसरे तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। देखो वो एक अननोन प्लैनेट है, ठीक है ना, ठीक है। उसका मास कितना टाइम्स रखना है अर्थ के से? 3 टाइम्स रखना है, 3 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। रेडियस कितना टाइम्स रखना है? 2 टाइम्स रखता हूँ थोड़ा डिसेंट के लिए, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ अगर है तो मुझे अब रेशियो ऑफ वेट बताना है दोनों जगह पे, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन कहते हैं जो भी इसका नाम क्या है वो एक्स प्लैनेट अननोन प्लैनेट अपॉन वेट ऑन अर्थ, ठीक है। वेट मेरा क्या होता है बेटा, mg के बराबर होता है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है मेरा, ये g ऑफ x हो जाएगा अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू g ऑफ अर्थ हो जाएगा ये और ये कट गया मेरा। g इन अननोन प्लैनेट कितना हो जाएगा, कैपिटल G मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g ऑन अर्थ का जाएगा 9.8 नहीं बोलना है, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सर ने गलती से 9.8 बोल दिया, कंटिन्यू मतलब एक मिनट रुक, आपने मेरी माँ मैं बहुत है ये पूरे के पूरे की वाली 9.8 मत लिख देना, ठीक है। सुनो ओए 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 ओए, अब देखो G तो मेरा G है, मास ऑफ दैट अननोन प्लैनेट की जगह 3 टाइम्स me लिख सकता हूं मैं, रेडियस ऑफ दैट अननोन प्लैनेट का 2 टाइम्स re का स्क्वायर। तुम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट करना तो कर लो, G से G कटा, me से me कट गया है, 3/4 re का स्क्वायर इंटू re का स्क्वायर हो गया है, ये और ये कट गया है, आंसर 3/4 आ गया है। तो रेशियो कितना हो गया बेटा मेरा वेट का, 3:4। तो अगर मान लो मैं अर्थ पे 40 न्यूटन, 40 केजी नहीं 40 न्यूटन वे करता हूँ तो मैं उस अननोन प्लैनेट पे 30 न्यूटन करता हूँ। समझा ये चीज़ पक्का से? तो एक और बार देखो, कुछ और रैंडम डेटा लेते हैं, फिर तुमको क्वेश्चन दूंगा मैं ऐसा। मास ऑफ दैट अननोन प्लैनेट को कुछ अभी के लिए 2 टाइम्स मास ऑफ अर्थ करते हैं, और रेडियस ऑफ दैट अननोन प्लैनेट को कुछ भी अपन लोग कितना लूँ 3 टाइम्स रहता है, ठीक है। सॉरी मैडम मास चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, वेट चेंज होता है, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, वेट ऑन दैट अननोन प्लैनेट ऑन वेट ऑन अर्थ, ये क्या जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन जी ऑन दैट अननोन प्लैनेट अपन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ मास हो गया। जी ऑन दैट अननोन प्लैनेट क्या होता है, ध्यान दे, देखो अगर गुस्से में ही रहना है तू जा भाई ट्यूशन, नहीं तू जा भाई, देखो तू ट्यूशन जा, तू घर जा, तेको जो करना है कर। ये क्या होने वाला है, कैपिटल जी मास ऑफ अननोन प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अननोन प्लैनेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सॉरी बेटा अब एम एक्स की जगह पर क्या लिख दिया मैंने, 2 टाइम्स एम ई अपॉन ये 3 आर ई का होल स्क्वायर लिखना। बच्चे लोग क्या करते हैं ना 3 आर ई स्क्वायर लिख देते, गलत हो जाएगा वहाँ पे।
मल्टीप्लाइड बाय आर ई का स्क्वायर अपॉन जी एम ई, कटा 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 कटा, 2/9, ये आर ई स्क्वायर, ये आर ई स्क्वायर था, कटा कटा, 2:9 रेशियो हो रहा है। कोई इशू है? पक्का? एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग। ऑन एन अननोन प्लैनेट नहीं, ऑन नहीं, एन अननोन प्लैनेट whose mass is 4 times that of Earth and radius is 3 times that of Earth, find the ratio of weight, find the ratio of weight of an object on that planet to Earth। देखो गलती से अगर मैंने मास का रेशियो पूछ लूँगा तो ये सब कहानी कोई मतलब की नहीं है, मास सेम ही रहने वाला है, तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये अच्छे एक अप्लाइड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए डाल सकता हूँ एमसीक्यू में। डेटा दे दिया, बच्चे लोग पगला रहे, सॉल्व किए जा रहे हैं और वेट का रेशियो निकाल के लिख दिए जो आया। मास का रेशियो फट से 1:1 लिख देना। 3 RE होना चाहिए, सॉरी, of weight of an object on that unknown planet to Earth। ये क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट है, अच्छा है, ढंग से करना। मैं डिलीट कर दिया होगा, नहीं 4:9 रेशियो आंसर है। प्लीज़ बेटा बातें मत कीजिए। आंसर 4:9 आने वाला है गाइस। Anyone who's still solving, waiting? नहीं बेटा, मैं चार्ज कर बेटा, कम है बेटा। अर्चिता हुआ बेटा? हुआ। चलिए गाइस, अब चांद कोई अभी भी सॉल्व कर रहा है, ऋत्विक कर रहा है बेटा। अब सुनो, यही क्वेश्चन में मैंने अगर ये दे दिया होता, जैसे आपका रेशियो 4:9 आ रहा है कि द ऑब्जेक्ट वेड मान लो मुझे 15 न्यूटन ऑन अर्थ, तो बताओ वहाँ पे कितना होने वाला है। यहाँ पे 4:9 रेशियो है, तो वहाँ पे कुछ x मान लेना, यहाँ पे 15 न्यूटन दिया हुआ है, क्रिस क्रॉस करके इतना निकाल देना। हाँ, ऐसा दिया हुआ अगर है कि यहाँ पे अर्थ पे 15 न्यूटन था, वहाँ पे तो कितना रहने वाला है। ठीक है, 15 × 4/9, यस। अब देखो, यही चीज़ अगर मैं मून की बात करूँगा, अभी मेरे को मून का कोई डेटा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज
मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन जी ऑफ मून अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी ऑफ अर्थ, कटा कटा, जी ऑफ मून हो जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ अर्थ, जी और जी ही कट रहा है। अब ना बेटा आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है रटना, बट आप लोगों को ये वैल्यू आप लोगों को ना साइंटिस्ट ये चौपट देखना है यहाँ पे, आप साइंटिस्ट लोगों को मास ऑफ मून पता है, रेडियस ऑफ मून पता है, उनको ये पता है, उनको ये पता है, उनको सब कुछ पता है। तो जब वो ये सब वैल्यूज़ डालते हैं तो इसे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1/6 आ जाती है, 0.167 कुछ आती है आई थिंक सो, जिसकी वैल्यू 1/6 के आसपास हो रही है। इस कारण से हमें क्या चलता है, ऑब्जेक्ट का वेट ऑन मून अपॉन अर्थ आप लोगों का 1/6 रहने वाला है रेशो। समझा ये चीज़ क्या हुई है? देखो आपका वेट की बात भी हुई थी कि वो वेरी करता है, देखो मून पे 1/6 हो जा रहा है। अब गाइस एक क्वेश्चन प्लीज़ सुन लीजिए, प्लीज़ सुन लीजिए। आप लोगों को क्या देता है ना, कोई भी रैंडम मास दे देगा ऑब्जेक्ट का, कितना मान लो 5 kg अभी के लिए, ठीक है। मास अगर है 5 kg, फिर आपसे वो क्या क्या पूछता है, आप लोग वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून एंड मास ऑन मून की वैल्यू बता दीजिए। पहले सब कुछ छोड़ो, मुझे तो मास ऑन मून कितना रहेगा, तो वो 5 ही रहने वाला है, वो 1/6 नहीं होगा, क्यों मास है। सर ये तो 5 kg हो गया, ट्रिक क्वेश्चन था। अब सर वेट ऑन अर्थ निकालना है मुझे, तो mg से निकाला था, तो वो कितना हो जाएगा बेटा मेरा 50 न्यूटन हो जाएगा, और मून पे कितना हो जाएगा उसका 1/6, तो 50/6 न्यूटन, जो कट कुटा के 25/3 न्यूटन हो रहा होगा, जो कि 8.33 न्यूटन हो रहा होगा। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं इन चीज़ों में, समझे चीज़ें क्या हुई है पक्का से। बेटा प्लीज़ समझो, आप लोगों का मास सेम रहने वाला है। आपको मास दे दूँ, आप लोग पहले अर्थ पे का अर्थ पे का वेट निकालोगे और उसका 1/6 करोगे तो आप लोगों को मून पे का वेट मिल जाएगा। तो मेरे लिए क्वेश्चन लिखे पड़ से यही इस पैटर्न का ही है। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 न्यूटन, then find its weight on moon is 60 kg, mass is 60 kg, then find its weight on moon, use g as 10। मास 60 kg है, g की वैल्यू 10 यूज करने के लिए बोल रहा है वो, आपको वेट ऑन मून निकालना है। क्या ट्राई करें, ये MCQ का क्वेश्चन है। वेट वेट वेट, गाइस हो गया है क्या? बताना एक मिनट, बोलो। क्या आप लोगों का आंसर 100 न्यूटन आ रहा होगा आई होप। ये देखिए आपका वेट ऑन अर्थ कितना हो जाएगा बेटा, 60 × mg होता है, 600 न्यूटन हो गया। अब वेट ऑन मून इसका 1/6 हो जाता है, 600/6 तो 100 न्यूटन हो गया। समझे चीज़? अगर ये 2 मार्क में है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्टली आपको रेशो याद रखना है। ऐसे ही डायरेक्टली हाँ MCQ में आएगा ये MCQ लायक है, अगर 2 मार्क के लिए आ भी गया तो कोई वो नहीं है। अब सुनो, अब गाइस आपने देख लिया है वेट यहाँ पे और मून पे अलग अलग है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अपन मून पे भी जब रहना शुरू कर देंगे, होपफुली सुन, ठीक है, मैं यहाँ पे से अगर बोलूँगा कि ये लो 100 न्यूटन की ज्वेलरी, और मैं फ़ोन करके मून पे बोलूँगा 100 न्यूटन की ज्वेलरी भिजवा रहा हूँ,
और वो न्यूटन पे जाके वेट चेक करेगा, मास नहीं लो, वेट चेक करेगा, तो क्या 100 न्यूटन की रहेगी वो? नहीं बेटा, कोई चीटिंग नहीं किया है जिसने लेके आया। राजा मैं झापड़ मार दूंगा वहाँ पे आके एक बार घुमा के, ठीक है? छाती दुख रही थी ना, गाल मुंह सब दुखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? सच बोला मैं तुझे। सुनो अभी, तुम लोगों क्या चीटिंग नहीं हो रही है जो मून पे? भाई वो यहाँ पे 100 न्यूटन ही था, वहां पे जी अलग है इसलिए वेट अलग है। तुमको अगर मैं यहाँ पे होता 100 किलोग्राम मास का भेज रहा हूँ तो वहां पे 100 किलोग्राम ही आता, बट मैंने क्या बोला था 100 न्यूटन भेज रहा हूँ, तो वहां पे जाके वेट वेरी करता है। मतलब ये नहीं कि ज्वेलरी में कुछ चोरी हुई है। तो तुमको एक क्वेश्चन है कि कुछ तो भी एक बंदे ने पोल पे कुछ ज्वेलरी खरीदी थी, ठीक है? वो उसको इक्वेटर पे लेके गया और वेट किया और बोला भाई मेरे साथ चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई। नहीं, पोल पे वेट ज़्यादा दिखता है, क्यों? वहाँ का रेडियस कम है तो जी ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा हो रहा है। इक्वेटर पे वेट कम दिखेगा, क्यों? रेडियस ज़्यादा है तो जी कम हो जाएगा, तो उससे वेट कम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ है? पक्का चीटिंग नहीं होगा इसके साथ में? फेयर एनफ यहाँ तक के? तो वही है करके वहाँ पे लिया था उसने 4 ऐसा न्यूटन का। फेयर एनफ? तो गाइस देखो, अपन लोगों ने ये सब चीज़ें अभी कवर कर चुकी है, फाइन। एक और देखो क्या होता है ना, व्हेन यू वॉक व्हाट हैपेंस इज, ये वॉक नहीं, तुम जंप करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तुम जंप करते हो पर तुमको फिर से ग्राउंड पे कौन खींच लेता है? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी कंपेरेटिवली कम रहेगी तो मैं जब कूदूंगा तो मैं ज़्यादा ऊपर जा पाऊंगा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स कम रहेगा। तो जब आप मून पे कूदते हो ना तो आप ज़्यादा लंबा कूद पाते हो, वो ठीक है, ठीक है, ज़्यादा लंबा कूद पाते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मून का कम है, ठीक है? अब एक और चीज़ समझो, कई बार ना बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो सकती है। इट कुड हैव बीन बिटवीन मी एंड दिस वाटर बॉटल ऑल्सो, और बिटवीन क्या बोलते हैं मून एंड मी ऑल्सो। पर जब मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटी एक स्पेशल नाम दिया गया है फॉर अर्थ एंड जो भी आप ऑब्जेक्ट की बात करो उस समय वो, ठीक है? तो अगर ग्रेविटी बोल रहा हूँ तो अर्थ इन्वॉल्व रहने वाला है। हाँ बेटा, वो जो आपने कूदने वाला बोला, तो पोल और पोल पे भी यस, पोल पे आप कंपेरेटिवली थोड़ा कम कूद पाओगे क्योंकि वहाँ पे जी ज़्यादा रहने वाला है। इक्वेटर पे कम कूद ज़्यादा कूद पाओगे क्योंकि जी कम रहने वाला है। समझा ये चीज़ें क्या हो रही है? राजा ध्यान देना यार, समझा यहाँ पे क्या हो रहा है? पक्का? अब गाइस यहाँ तक एक तो बच्चों को हो जाता है। अब जिसकी रिकॉर्डिंग्स ही नहीं है वो वाला पार्ट स्टार्ट करें अपन। क्या? थ्रस्ट एंड प्रेशर। बहुत सिंपल है पहले वाला पार्ट जो अपन आज करने रहे हैं। जो कल हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह करेंगे, उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसी कारण से मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कल हमारी क्लास 8:15 वगैरह भी चले जाए, ठीक है? तो सुनो, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वाला भी इंपॉर्टेंट है, बट वो स्टार्ट करने के पहले थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट बस एक फोर्स है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो बहुत स्ट्रेस मत होता हो दिमाग पे, अरे बाप रे क्या है थ्रस्ट वर्ड, नहीं। फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? थ्रस्ट, ठीक है? वो अगर फोर्स है थ्रस्ट तो उसका ऐसा यूनिट क्या होने वाला है? न्यूटन होगा। प्रेशर का डेफिनेशन समझ लो, वैसे अपन बचपन में अगर गलती से पढ़े हो कभी तो वो फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता था, बट उसको अब अच्छी इंग्लिश में थ्रस्ट अपॉन एरिया डेफिनेशन के लिखेंगे। फॉर्मूला यूज करते हैं ना अपन, फोर्स अपॉन एरिया करना है हमेशा यूज, ठीक है ना? तो थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। राजा ध्यान दे, मैं जहाँ मुझे दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? और वही प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब थ्रस्ट यानी फोर्स था, उसका ऐसा यूनिट क्या होने वाला है मेरा? न्यूटन। प्रेशर का था फोर्स अपॉन एरिया था, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका एक और ऐसा यूनिट में क्या होता है? पास्कल्स। क्या हो जाता है बेटा? पास्कल्स, ठीक है ना? तो ये देख लो क्या बेटा? ये पी ए। यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज है? पक्का? ये बेटा आप लोग प्लीज़ दोनों पॉइंट्स पहले डेफिनेशन और ये ऐसा यूनिट रट लोगे अभी के लिए, ठीक है? फिर आपको लिखना भी रहेगा, बहुत सिंपल सा आई नो, बट स्टिल प्लीज़ मेरे लिए करो।
फॉर्मूला है ना, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में नहीं लिखना रहता है, आप वो भी देख लो। गाइस हो गया ये? रुक जाओ, चलिए हो गया गाइस? हाँ बोलो, बोल। परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस, हाँ ये क्या हो गया बेटा? थ्रस्ट, हाँ यहाँ तक ठीक है। पास्कल, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक है गाइस। अब देखो गाइस, आप लोगों का प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट है यहाँ तक है। अब सुनो, प्रेशर मतलब मेरा फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पे भी कर रहा है। तुम देखो ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो डायरेक्टली या इनवर्सली? ये नीचे ये ऊपर, तो ये इनवर्सली। तो अगर मेरा फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। फोर्स घटेगा तो प्रेशर? अगर मेरा एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर? एरिया घटेगा तो प्रेशर? ठीक है। तब यही चीज़ हम लोग यूज़ करके कैसे, देखो स्मार्टली अपनी हरकतें करने वाले हैं। जैसे अपन लोग नीडल, क्या होता है अगर मैंने मान लो एक नीडल लिया है और फॉर एग्जांपल एक पानी की बोतल लिया, ठीक है, दोनों को इक्वल फोर्स से आप लोगों को मैं छुपा रहा हूँ, किस में वो अंदर घुस जाएगा? नीडल। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है। एरिया जैसे जैसे कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वो पियर्स थ्रू करना शुरू हो जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट, अगर आप लोग सैंड पे खड़े हो वर्सेस लेटे हो, ठीक है, जब आप खड़े रहते हो ना तो क्या होता है, अगेन आपका पैरों का एरिया रहता है वो बहुत कम होता है। फोर्स है आपका वेट हो रहा है ना, आप खड़े हो लेटे हो वेट सेम रहेगा तब आप लोगों का, बट आप लोगों का जब खड़े हो तो वेट, अरे एरिया कम है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसलिए आप ज़्यादा धंस जाते हो। वो अगर आप लेटे हुए हो तो एरिया ज़्यादा है तो आपका प्रेशर कम होता है तो आप कम धंसते हो। सेम वे में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग जो स्नो शूज़ होते हैं या फिर टायर्स वगैरह जो होते हैं इस समय पे, क्या बोलते हैं इसको, ये विंटर सीजन में जहाँ पे स्नो वो गिरती है वहाँ पे चेन बांधा हुआ है स्लिपरी केस से बचाने के लिए भी, तो साथ ही साथ में ना वो लोग उसका सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। अपने स्नो शूज़ भी इसलिए बड़े बड़े होते हैं। यही अगर मैं हील्स पहन के जाऊँगा स्नो के ऊपर तो मैं धंसना शुरू हो जाऊँगा। ठीक है। एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है सेंटर पॉइंट के इसमें, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को इस साल ही पूछने का बहुत हाई है, वो है जो फाइटर टैंक्स वैंक्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जो ट्रक्स होते हैं उनके इतने मोटे मोटे बड़े बड़े इतने सारे टायर क्यों यूज़ होते हैं। तो आपको यही लिखना पड़ेगा सर क्योंकि हम लोग ये करके एरिया बढ़ाते हैं। हमें पता है एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से, तो उससे प्रेशर कम हो जाता है
जिस कारण से हम लोग इतने भारी भारी टैंक्स वगैरह जो है उसे ईजिली हम लोग मूव कर पाते हैं। समझा ये चीज़? स्कूल बैग, आप लोगों का बैकपैक का ये जो स्ट्रैप रहता है वो इसलिए बड़ा किया जाता है, जैसे एरिया बढ़ जाए तो प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाइफ जब ब्लंट हो जाए, शार्प क्यों करते हैं? सेम रीज़न, ठीक है। फिर उसके बाद में बिल्डिंग से बड़े बड़े फाउंडेशन क्यों बनाते हैं? एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटना शुरू हो जाएगा। समझा आता कि क्या है? श्योर? कल स्कूल नहीं आना है? मेरे पास कितना जाएगा तू? ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है, श्योर। और तू कल का वीडियो देख के आएगा पूरा मैथ्स का जो मैंने पहले भेजा हुआ है, और मेरे को दिखाएगा, और मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं जाऊँ तो मैं बहुत मारूंगा। मैं वो नहीं उसका मैं तेरे को आप करवाऊंगा मेरे सामने भी। यहाँ तक है, ठीक है गाइस? क्या हुआ है? पक्का? अब गाइस अपन लोग इसके न्यूमेरिकल्स कल करने वाले हैं, और वो न्यूमेरिकल फटफट हो जाएगा, उसका इतना स्ट्रेस दिएगा। और फिर ये प्रेशर इन्फ्लुएंस जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी फोर्स वगैरह वाला है, वो भी हम लोग कल शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अभी अपन लोग मैथ शुरू करेंगे। एक बार देविक को और शौर्य को आ जाने दो। अरे जाके आना। तो ये हटेगा तो अब इतनी रहती है बेटा। एक बार देविक को चेक करो। गाइस प्लीज बातें मत करो। अब गाइस ओए देखो, आप लोगों को ये वाला वीडियो देखने के लिए बोला गया था जिसमें आई थिंक इन सबकी प्रॉपर्टीज वगैरह आप लोगों को बताई गई थी, ठीक है ना। एक समझ हो गया, शौर्य क्यों नहीं ज्वाइन किया बेटा से? आ गया गाइस, शांत शांत शांत। लक्ष्य देखो, पहले पैरेललोग्राम की मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है ना, वो उसका डेफिनेशन आता है। नेक्स्ट आता है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये अपन लोग प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है ना, करेंगे अपन लोग प्रूफ। नेक्स्ट रहता है बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर रहता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर।
दे डू नॉट बाइसेक्ट एट 90-90, एक फालतू की बातें नहीं करना है। फिर एक रोम्बस होता है बेटा, रोम्बस में पैरेललोग्राम की पूरी प्रॉपर्टीज होती है। एक्स्ट्रा की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है बेटा, ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं बट 90 डिग्री में। अच्छा अब बताओ कि इन्हें यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अब देख, अगर तेरे को वही प्रूफ करने के लिए आया है तो नहीं, तो तेरे को मैं क्वेश्चन कैसे बताऊंगा, रुक जा, तेरे को समझ में आ जाएगा। रेक्टेंगल, इसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स आर 90, और ये क्या हो जाता है बेटा इसके अंदर, चले डायगोनल्स तुम्हारे इक्वल भी होना शुरू होते हैं। बाइसेक्ट तो कर रहे थे बट इक्वल भी आते हैं। इसमें कहीं से भी दूर दूर तक के 90 डिग्री की बात नहीं हुई है। स्क्वायर का क्या, तो ये भी प्रॉपर्टीज, ये भी प्रॉपर्टीज, ये भी प्रॉपर्टीज, खत्म। ठीक है, अब देखो मेरे को एक फिगर को रोम्बस का बोलता है, जब चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो रोम्बस बनता है। अपने को क्या लगता है, वो स्क्वायर होता है। बेटा चारों साइड्स अगर इक्वल है तो वो रोम्बस बन रहा है। अगर मेरे चारों एंगल्स 90 के बराबर है तो वो रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल बन जाता है। अगर चारों साइड्स भी इक्वल है और चारों एंगल्स भी इक्वल है तो वो स्क्वायर बुलाया जाता है। तो पहले देखो, अपन ने सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी है, बोथ तरफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये इन रियल लाइफ उसका डेफिनेशन होता है। ठीक है ना, तो इसको प्रूफ नहीं करना है। बट आपने एक और प्रॉपर्टी सीखी है क्या, कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अभी हम लोग वो चीज़ को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग फट से पहले तो हेडिंग में दोगे, और हेडिंग ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशली अगर पेपर वो थोड़ा सिंपल बनाना चाहता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है। वो एक पहला थ्योरम है आप लोगों का, डायगोनल। लिखिए, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तुमने लिखा नहीं, किया नहीं वीडियो। Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Two congruent triangles. Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ये थ्योरम है आप लोगों का। तो देखो मुझे गिवन क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे फट से देखो, ABCD एक पैरेललोग्राम है। मुझे टू प्रूफ क्या है, कि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। मैं आप लोगों का भी नाम बताता हूँ, साइकिल में चलना, ABCD है। ठीक है ना, ट्राइंगल ABC को मुझे कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल CDA से। अब सुनो, वैसे अगर मैं किसी नॉर्मली ऐसा पूछूं तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये इक्वल्स टू ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ये इक्वल्स टू ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ये कॉमन, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। बट अब सुनो, तुम लोगों को ना ये जो प्रॉपर्टी पता चली है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद पता चली। तुमको पहले पता ही नहीं थी। अने तुमको पहले क्या पता थी, सिर्फ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जब तक ये कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं तब तक तुम बता ही नहीं पाओगे बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो डू नॉट यूज दैट व्हेन यू आर प्रूविंग द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, मेरा देखो AC इक्वल टू AC है तो बचकाना है, ये कॉमन हो रहा है मेरा। अब देखो मेरा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, हेंस ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है। दूसरा, आप लोग एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, सिंस AD पैरेलल टू BC, हेंस ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा ट्राइंगल CDA के बाय ASA। खत्म। एक तरीका ये है, या फिर अगर आप थोड़ा नीटली करना चाहते हो तो ये चीज़ों को पहले बाहर आप लोग कर लो। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं कर लो पहले। सर डायरेक्टली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लिखते। देखो पहले मैं सोल्यूशन में ये पहले लिख दिया, सिंस ये पैरेलल टू ये इम्प्लाइज एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, और इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दिया। यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल टू ये तो BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, इसको मैंने 2 मार्क कर दिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा
फ्रॉम 1, यहाँ लिख दूंगा मैं फ्रॉम 2। तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ए एस ऐसे ही हो रहे अभी भी। तो तुमको वहीं पे बताना है वो क्यों इक्वल हुए, कौन से दो लाइंस पैरेलल थे उसके कारण से, या अलग से बताना है, आपके ऊपर है। वैसे ये क्वेश्चन 2 मार्क का है, पूछते हो 3 मार्क करना है, ठीक है। बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, यहाँ तक है, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये वाला आप लोग खुद से करोगे, और प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, डू नॉट चैलेंज मेरे को नहीं, मेरे को कर लो। स्कूल वालों को ये क्वेश्चन में चैलेंज नहीं करना, आप सिर्फ और सिर्फ ए से ही प्रूव करोगे, कुछ भी हो जाए। हाँ बेटा, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ऑल्टरनेट। हाँ लिख सकते हो। मार्क्स वाले काटने हैं। क्या क्या वो बोल, भाई ए बी पैरेलल टू डी सी, या फिर ए बी सी डी से पैरेललोग्राम गिवन में। हो गया है गाइस, बेटा आपने आई होप ए से ही प्रूव किया है। सर हाँ बेटा, वो भी यूज नहीं कर सकते, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ABC। अपोजिट एंगल से पैरेललोग्राम और इक्वल वाला भी तो यहीं से प्रूफ होगा अभी। अब देखो गाइस, आप लोगों ने जब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो ये ए बी इक्वल टू सी डी आ रहा है सी पी सी डी से, मनन ये तुम्हारा इसके बराबर है सी पी सी डी से, तुम्हारा बी सी और सी डी डी ए बी सी पी सी डी से आ रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुई है, पक्का राजा ध्यान देटा। तो जो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी थी ना, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वो अब पता चल रही है आप लोगों को, पहले नहीं पता थी, ठीक है। एक बार उधर नेक्स्ट, आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी थी, कौन सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखो, सॉरी वो भी इसके सीपीसीडी से ही आ रहा है। हाँ अब देखो, ये x तो ये x, ये y तो ये y, तो ये पूरा x प्लस वाई, ये पूरा x प्लस वाई, ये तो आपने प्रूव कर दिया है। और यहाँ के CPCT से ये एंगल B और एंगल D इक्वल हो रहे हैं, श्योर। देखो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। अगेन कब हुई, जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था। एक और प्रॉपर्टी है, यस आई नो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो अपन लोग कम से कम 4 बार प्रूफ करने वाले, 4 अलग अलग क्वेश्चंस में। बहुत बोर है, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, बहुत बोर है, बट है तो है भाई। अब प्लीज सुनो, उस पर अपन बाद में जाएंगे, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टी में आपको बताता हूँ मैं, सुन लो। हम लोग एक फिगर को रोम्बस कैसे प्रूफ करते हैं, या तो आप चारों साइड्स को इक्वल बता दो तो वो बन जाएगा क्या, रोम्बस, या पहले पैरेललोग्राम बता दो कुछ करके, ठीक है, और फिर आप लोग बता दो क्या,
कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो चारों साइड्स इक्वल बन जाएंगे। तो उसके लिए एक क्वेश्चन पे लिख लो, इफ एडजेसेंट साइड्स, ये देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, बट ये समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, then show that it is a rhombus. गिवन विवन कुछ लिखना नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आपको, चलो लिख लो गिवन, अच्छे समझ आया। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और मैंने कुछ ए बी इक्वल टू ए डी लिया है। टू प्रूव, एक बार एक बार देख लो ए बी सी डी को रोम्बस, सुन लो एक बार, सुन लो, देख लो इस चीज़ से, प्लीज़ देख लो। अब देखो मैंने बोल दिया ए बी इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल टू कुछ एक्स मान लिया है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सर आपने क्या बोला था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्यों यूज़ करो बेटा, वो एक स्पेसिफिक केस है जहाँ पे आप लोगों को, जहाँ से शुरुआत हुई थी काई की पैरेललोग्राम की, जहाँ पे सिर्फ तब इतना पता था कि बोथ पैर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसके बाद में हम लोगों ने डायगोनल बना के कॉन्ग्रुएंट किया, फिर बची प्रॉपर्टीज प्रूव करना शुरू किया था। इसीलिए उसकी इज्जत रखने के लिए जब वो डायगोनल बनाते हैं तो हम ए से ही कॉन्ग्रुएंट करते हैं। वो क्वेश्चन छोड़ के आपको जितनी बार पैरेललोग्राम वर्ड यूज़ हो रहा है, आप लोग उसकी पूरी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो। कौन सी सर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो तो डेफिनेशन है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये सब की सब आप तब यूज़ कर सकते हो। तो जैसे अब यहाँ पे वो वाली शुरुआत पे नहीं गया हूँ ना मैं, यहीं पे हूँ अभी मैं, तो मैंने ए बी सी डी, एक क्या था मेरा पैरेललोग्राम था, तो मैंने ए बी इक्वल सी डी इक्वल टू एक्स बोल दिया है, मैंने फिर ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू वाई भी बोल दिया है, ये ठीक है, फेयर इनफ है। तो ये x, ये y, बट ए बी इक्वल टू ए डी मुझे गिवन था, इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई हो गया है, तो ये भी x बन गया है, ये भी x बन गया है, विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी हो गया है मेरा। तो देखो अगर चारों साइड वो हो गया तो ए बी सी डी क्या बन गया बेटा मेरा। तो यही चीज़ आपको समझने की कोशिश था, अगर एक पैरेललोग्राम में एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है तो अपने आप चारों की चारों साइड इक्वल होना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, दिख गया आप लोगों को, समझा ये चीज़ क्या हुई है। हाँ बोलो। वो एक ही क्वेश्चन है मेरी माँ, वो स्पेसिफिक केस बस वो एक ही है, ठीक है गाइस। आप लोगों से जेन्युइनली मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये खुद से सॉल्व करो। वैसे पूछेगा नहीं है एग्ज़ाम में, बट एक बार खुद से करो। नहीं तो नहीं होता था। अब जैसे ना मुझे ये हीर के कई बार क्वेश्चन आते वाले, सर इसको तो हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं ना, प्रूफ कर सकते हैं ना। बेटा तुम रेक्टेंगल तभी प्रूफ कर पाओगे जब चारों को 90 बता पाओगे। तुम बता ही नहीं पा रहे हो अगर, तो तुम नहीं है वो रेक्टेंगल, वो रोम्बस पे आके अटक गया है। एक बार नहीं, तुम लोग कर लो अपना काम। अब गाइस ये देखिए, अब
आई एम होपिंग आप लोगों का हो गया वाला। अब सुनो, अब अपन लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल कोई फिगर को प्रूफ करने के लिए तो डायरेक्टली चारों एंगल्स को अपन लोग 90 डिग्री बता पा रहे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है, पहले पैरेललोग्राम बताएंगे और फिर एक एंगल को 90 बताएंगे। जैसे अपन ने एक एंगल को 90 बताया फिर क्या हो जाएगा, चारों एंगल 90 हो जाएंगे। वो कैसे हो रहा है उसका ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों की बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है ना। इफ वन एग्जाम्पल ऑफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 90 देन प्रूव दैट इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, ठीक है। फट से क्वेश्चन लिख लो आप लोग, तब तक मैं डायग्राम वायग्राम और गिवन विवन लिख रहा हूँ। बेटा 1 एंगल लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सुनिए एक बार, जहाँ तक हुआ है वहाँ तक ठीक है। अब सुनिए, अब प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये देखो, अगर आपको ए 90 डिग्री दिया गया है सोल्यूशन में, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इम्प्लाइज एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री हो गई मेरी, एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी को इंटीरियर एंगल के कारण। तो 90 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, तो एंगल डी की वैल्यू भी 90 हो गई है। अब तुम इन दोनों को को इंटीरियर बोलो या ये और ये एंगल इक्वल होते हैं वो बोलो, जो तुम्हारी इच्छा है। एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इम्प्लाइज एंगल बी भी तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। दिख रहा है चारों के चारों 90 होते हुए। तो देखो अब तुमको ये चीज़ समझ में आई, अगर मैं एक पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 के बराबर बता दूंगा तो मेरे चारों की चारों एंगल कितने हो जाएंगे, 90, मतलब वो क्या बन जाएगा, मेरा रेक्टेंगल। समझाएगा ये क्या हुआ है। प्लीज़ गाइज इसको एक बार अपने आप से सॉल्व कीजिए। ये आता है नहीं काम में। नहीं ये भी नहीं पूछेगा वो। गिवन में एंगल ए 90 ए बी सी डी है पैरेललोग्राम। ए बी सी डी से पैरेललोग्राम, एंगल ए इज 90। नहीं, पर तुम लोग अगर आर डी शर्मा जो है तुम्हारी वर्कशीट है वो तो करनी पड़ेगी। मैं एनसीईआरटी नहीं करनी पड़ेगी तुम लोगों को। तुम लोगों को जितने चैप्टर्स मैंने कराए हैं उसमें कोई चैप्टर आपस घर जाके नहीं करने जरूरत है तुम लोगों को। हो गया है गाइस ये? फट से कर लीजिए प्लीज़। अब सुनो, जैसे तुम लोगों ने किसकी बात की पहले, रोम्बस जिसे चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल जिसे चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर क्या होता है जिसके चारों साइड्स भी और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगेन मेरे को एक फिगर को स्क्वायर प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो चारों साइड्स को इक्वल करो फिर चारों एंगल्स को इक्वल बता दो तो हो जाएगा, या फिर पहले पैरेललोग्राम बता दो, ठीक है, फिर उसके बाद में एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होगा तो चारों साइड अपने आप इक्वल हो गए, फिर कोई एक एंगल 90 हुआ तो चारों एंगल्स 90 हो गए। समझा? तो अगर एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड भी इक्वल है और उसका कोई एक एंगल 90 है तो चारों एंगल 90 होने के कारण वो मेरा स्क्वायर बन जाता है। यहाँ तक के किसी को कोई इशू है क्या? पक्का? हाँ बोल बेटा, तू कर दी। वो है थ्योरम है, अपन आगे यूज करेंगे बेटा जब वो पैरेललोग्राम की है, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब गाइस सुनो, पहला क्वेश्चन अब यहाँ से थोड़ा सा सिंपल, बट वही चीज़ इतनी बार करना है कि तुम लोगों को बोर होता है, आई नो, बट इम्पॉर्टेंट।
पार्ट शुरू हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन फट से लिखो, शो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बिना बातें के फटाफट लिखो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अरे यार अब गाइस देख लो एक बार, डायग्राम दिया हुआ आएगा नहीं, तुमको प्रूफ और गिवन है एबीसीडी से पैरेललोग्राम, तुमको प्रूफ करना है एओ इक्वल टू सीओ एंड बीओ इक्वल टू डीओ। बहुत फुद्दू है, एक बार के लिए देख लो, निपटा देंगे फट से अपन लोग। कुछ नहीं, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे अपन लोग, तो देख लो एक बार, इन ट्रायंगल एओ बी एंड ट्रायंगल सीओ डी। देखा जाए ना, इसके तीनों एंगल्स हम प्रूव कर सकते हो, ये इक्वल टू ये ऑल्टरनेटिव, ये इक्वल टू ये ऑल्टरनेटिव, ये इक्वल टू ये वर्टिकली अपोजिट। कोई भी दो एंगल्स अपने मन से ले लो, आपको जो लेने के हैं, ठीक है। और ये इक्वल्स टू ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दोनों की दोनों ट्राइंगल्स जब तुम लोग पूरा लिखोगे, वो तुम्हारे को जो भी दो एंगल्स लेना है, वो दो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स वाले लेना है, या एक ऑल्टरनेटिव एक वर्टिकली अपोजिट वाला, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। अगर मैं दोनों ऑल्टरनेटिव लेता हूँ तो ये ए एस ए से हो रहा है, अगर मैं एक ऑल्टरनेटिव और एक वर्टिकली अपोजिट वाला लेता हूँ तो ये ए एस से हो रहा है। आपको अपने मन से जैसा करना है करो, जैसे ही वो करोगे तुम्हारा आ जाएगा implies triangle AOB is congruent to triangle COD by जो भी आप ASA या AAS जिससे कर रहे हो, CPCD से AO equals to CO, BO equals to DO, ये CPCD से आ रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुई है? पक्का? फट से निपटाओ इसको। हाँ, गिवन ABCD पैरेललोग्राम, वो भी एग्जाम में दिया हुआ थोड़ी रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि दिन बहुत फास्ट जा रहे हैं? हाँ, टाइम बहुत स्लो जा रहा है। तुम्हारी एग्जाम अब भी आ रही है, अगर तुमको रियलाइज़ हो रहा है तो। तुम्हारा ऐसे भी कभी रिवीजन हुआ नहीं है, तुम्हारा मैथ्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिन्होंने किया है, मैं लूँगा, बट वो शायद साइंस पेपर के पहले जाएगा, वो जब भी जाएगा सो जाएगा। सर चेक करवाने के लिए थर्सडे? छुट्टी मार के जब आओगे तो ठीक है। हाँ तो वही हाँ, फिर वो कल थर्सडे सुनो है ना। सुनो 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 मैं क्लियरली बता रहा हूँ, 27 से मैं इन चीज़ों के लिए अवेलेबल नहीं रहने वाला हूँ। हाँ, 26 को बोले ठीक है, मैं क्लासेस लेने वाला हूँ, पेपर चेकिंग का मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तब वो, ठीक है ना। हाँ, बस तो बाद में करते अपन। गाइस अब ये देखो, हो गया क्या वाला? थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज़। कौन है? कर लो, 8 बजे छूटने वाली बता देना। अब गाइस अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। अगर एक क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आपको शो करना है पैरेललोग्राम है।
बट उसके पहले एक प्रॉपर्टी समझ लो प्लीज। देखो आप लोगों का अगर एक क्वाड्रिलैटरल का कोई तो एक रैंडम क्वाड्रिलैटरल है मेरा, उसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल तो है ही, और वही साइड इक्वल भी है। राजा कैसा, हम सचपाल ध्यान दे, अगर ये इससे पैरेलल भी है और ये इससे इक्वल भी है क्वाड्रिलैटरल का, तो ये बन जाएगा मेरा पैरेललोग्राम। इसमें ये इससे पैरेलल है और यही इससे इक्वल है तो भी बन जाएगा वो। ये इससे पैरेलल है, ये इससे इक्वल है तो नहीं, ये ट्रपेजियम बन रहा है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होकर वो ट्रपेजियम, और नॉन पैरेलल साइड क्योंकि इक्वल है तो ये बन जाता है आइसोसेलेस ट्रपेजियम। ठीक है यहाँ तक है? तो अब ये देखिए अब आगे का, हाँ चल जाएगा वो। अब देखो, अब मुझे क्या दिया हुआ है, एक कोई तो भी क्वाड्रिलैटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं। देखो मुझे गिवन क्या है, AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO। मुझे टू प्रूफ क्या है बच्चा लोग, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहले मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। वो कैसे करूंगा सर, ये इक्वल टू ये एंगल इक्वल टू ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो SAS से आप लोगों को क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD हो जाएगा तुम्हारा बाय SAS। अब सुनो, CPCT से मेरा AB इक्वल टू CD हो रहा है, ठीक है। अब मेरा एंगल OAB इक्वल टू एंगल OBC हो रहा है। देखो ये OAB इक्वल टू OCD, माय बात OCD हो रहा है मेरा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो उससे क्या हो जा रहा है मेरा, कॉन्वर्स से ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स implies AB becomes parallel to CD, converse of alternative interior angle। इसको 2 मार्क किया। From 1 and 2, if one pair of opposite side is parallel and equal, it becomes a parallelogram, यानी ABCD becomes a parallelogram। रीजन लिखना पड़ेगा, if one pair of opposite side is parallel and equal, it becomes a parallelogram। समझो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने से CPCD से ये और ये इक्वल आया, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल आया, जिस कारण से ये और ये पैरेलल आया। अब फिर अपन ने लिखा क्योंकि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। अपने को वही तो प्रूफ करना था। समझे चीज क्या हुई है? फट से करो बेटा प्लीज। पहले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेगा। देखो वो ऐसे हो गए। If diagonals of a quadrilateral bisect each other, prove that it is a parallelogram।
शो दैट हो, प्रूव दैट, जो भी है। show that diagonals ऑफ rhombus bisect each other at 90 degree। गाइस इनका वो हो गया, बस एक क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है ना। आप लोगों को डायग्राम वायग्राम बनाना अगर आता है तो डायग्राम बनाना हो, गिवन टू प्रूफ भी लिख लेना आप लोग भले ही। और अगर सॉल्व करना तो कर लेंगे। अब सुनो, पिछला वाला कोई कर रहा है क्या अभी भी? अब सुनो, अब ध्यान यहाँ पे, अब आप लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ये ए बी सी डी जो कि एक रोम्बस है दिया हुआ है, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी बताना है आप लोगों को। और दूसरा ये बताना है कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये करने के लिए पहले आपको याद है अपने जस्ट ये क्वेश्चन जो भी किया है यानी जो पैरेललोग्राम वाला उसके पहले किया था, पैरेललोग्राम का पहला कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एग्जैक्टली वही यहाँ पे करना पड़ेगा। तुमको पहले दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे। कैसे बताओगे? सर ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल और ये इक्वल्स टू ये, दोनों ट्रायंगल्स ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सी पी सी डी से मेरा ये इक्वल्स टू ये और ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ लिख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग कुछ कर करके ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी करेंगे। आप लोग डॉट 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 नहीं बनाओगे, आप लोग प्रॉपर तरीके से करोगे। आप वो ए एस ए से कर रहे हो या फिर ए एस से कर रहे हो, आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे ये हुआ, अब इसके बाद में अपन लोग क्या करने वाले बच्चा लोग, सी पी सी टी से मेरा ए ओ इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इक्वल टू डी ओ हो जाएगा। देखो आगे बी ओ इक्वल टू डी ओ की जरूरत पड़ने वाली, इसलिए मैंने अब भी से 1 लिख दिया। आपने अगर नहीं भी लिखा तो आप बाद में आके 1 करके फिर कर सकते हो। ये हो गया आप लोगों का बाइसेक्ट वाला पार्ट। अब देखो एट 90 डिग्री बताना था, अब एट 90 डिग्री बताने के लिए क्या करूंगा अच्छा लोग मैं, हाँ कुछ नहीं, अब मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। देखो धीरे धीरे याद हो जाता है, ठीक है ना। बाइसेक्ट ईच अदर के लिए आमने सामने ले, 90 डिग्री के लिए आजू बाजू वाले छोटे वाले, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर रहा हूं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। देखो ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन, बेटा ए बी इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, और बेटा लास्ट चीज बी ओ इक्वल टू डी ओ फ्रॉम 1। तो इससे क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, वो उसका फायदा क्या हो रहा है अब देखो बाय ट्रिपल एस हुए हैं, समझ में आ रहा है ये चीज़, विच इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी सी पी सी टी, बट ए ओ बी प्लस ए ओ डी की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग मेरी 180 लीनियर पेयर। तो इसका मतलब क्या कि दोनों के कारण इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी बोलो या एंगल ए ओ डी बोलो, दोनों की दोनों 90 डिग्री हो रहा है। ये भी हो गया मेरा प्रूफ। तो समझो समझो समझो, पहले ये दोनों ट्राइंगल तो हम लोग पहले करना सीख चुके हैं। सी पी सी डी से मेरा ये इक्वल टू ये काम में आएगा। अब मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। कोई बोलेगा सर मैं ये और ये को कर लूँ क्या? अरे घर की खेती है भाई, ये और ये मेरे को करने का आता है, मैंने किया, ट्रिपल एस से हुआ। सी पी सी डी से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180, दोनों एंगल 90। समझे जी क्या हुआ है? क्वेश्चन है बेटा, शो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर 90। हाँ नहीं वो चीज़ नहीं चलती बेटा, जो तू बोल रही हो सही बोल रही है कि सर रोम्बस तो हम लिख सकते हो पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो मेरे को पता थी और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बट नहीं चलेगा आप लोगों को, वो अलग से प्रूव करना था। यही इसी कारण से चैप्टर बोर्ड होना शुरू होता है यहाँ पे।
स्विशा, हीर, इसका नाम क्या है अपने भत्तड़ जी एंड शौर्य। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा। एंड एक चीज़ समझ लो, BVM वाले भी, आई नो आप लोगों का एग्ज़ाम फेब में नहीं है, सेंटर पॉइंट वाले भी आई नो आप लोगों के एग्ज़ाम के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, बट जो बच्चे अब भी मेहनत कर लेंगे उनको ही मार्च के पेपर में मार्क्स मिलते हैं। जो अभी नहीं करते हैं ना वो आगे भी नहीं कर पाते हैं, और फिर इतना प्रेशर आता है, इशू आशे होता है। प्लस आप लोगों का क्रैश कोर्स फॉर फिजिक्स होने वाला है कब? जैसे ही सेंटर पॉइंट की एग्ज़ाम खत्म होगी, इससे 2 दिन बाद से फिजिक्स का क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा आप लोगों का इवनिंग का, ठीक है ना? हाँ, तो वो आप लोगों को हाँ, और कौन लेगा? आप लोगों को कंपलसरी रहेगा बैठना। कोई और अगर बैठ रहा है तो बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा तो नहीं बैठ रहा है। हाँ, साउंड होगा उसके इसमें साइमल्टेनियसली होगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना? चलिए जल्दी जल्दी करो। नहीं नहीं, देखो गाइस, मुझे ये ना क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है। सर ABCD मेरे को रोम्बस पता था, और मुझे ये भी तो पता था रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, तो मैं वो नहीं बोल सकता क्योंकि पैरेललोग्राम में तो डायगोनल से वैसे ही बाइसेक्टर डालते नहीं चलेगा बच्चों की। नहीं 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 चलेगा, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो देखो सेपरेटली वो प्रूफ करना है बच्चा। बस हो गया फ्रेंड्स प्रूफ। वही देखो बाइसेक्टर 90, एक बता दिया हो गया 90, सब 90 हो जाएगा। बेटा ऐसे एक करोड़ से और 4 है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, अब देखो ओए हो गया है क्या? फटाफट करो प्लीज। इनका हो गया वो लोग प्लीज एक क्वेश्चन लिख लेंगे फट से। बना तुमको आता है तो। हाँ गाइस हो गया पिछला क्वेश्चन। अब देखो गाइस एक बार फट से देखो, तुम लोगों को इस बार बाइसेक भी दिया हुआ है और एट 90 भी दिया गया है। तुम लोगों को गिवन में क्या है, AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO एंड एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 मतलब सबके सब 90 हो जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। अब तुम लोगों को प्रूफ क्या करना है, इसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो देखो रोम्बस प्रूफ करने के लिए पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लूँ मैं। हाँ कैसे, वो याद है इसके पहला, ये जो नहीं उसके पहले जो कहते हैं उसमें किया था, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके कैसे, ये इक्वल टू ये गिवन, ये इक्वल टू ये गिवन, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल्स हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट। तो सी पी सी डी से क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरा, ये इक्वल्स टू ये और ये एंगल इक्वल्स टू ये, जिस कारण से ये और ये मेरे पैरेलल हो जाएंगे। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है तो क्या बन जाएगा मेरा पैरेललोग्राम। तो जो बोर्ड सा क्वेश्चन किया था पहले वो पूरा फिर से करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है ना। आप लोग करना पड़ेगा और आप अभी प्रैक्टिस कर लो, फाइनल टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोग क्या करोगे, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट करोगे ट्राइंगल सी ओ डी से बाय एस ए एस, सी पी सी डी से ए बी इक्वल टू सी डी, और साथ ही इसको 1 मार्क कर लिया। फिर बोलोगे एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ठीक है, ये हो जाएगा सी पी सी डी से, विच इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ ए आई ए, ये 2 हो गया है। फ्रॉम 1 एंड 2 तुम बोल दोगे वो पैरेललोग्राम बन गया है। रीजन क्या है, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, ये हो गया। अब जैसे पैरेललोग्राम हो गए, अगर मैं एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल बता दूंगा, किस्सा खत्म। तो देखो अब उसके लिए मैंने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया। अब वो कैसे कॉन्ग्रुएंट करूंगा बेटा, मेरे को ये 90 दिए हुए थे, तो फट से मैं ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट करूंगा ट्राइंगल ए ओ डी से। कैसे, ये तो कॉमन है, ये इक्वल टू ये मुझे गिवन था, ये और ये ईच 90 है, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ए ओ डी बाई एस ए एस। सी पी सी डी से मेरा ए बी इक्वल टू ए डी आ जाएगा। और फिर क्या लिखूंगा कहानी, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, all four, if adjacent sides of a parallelogram are equal then all sides are equal, hence it becomes a rhombus। देखो वापस से, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना आपको आता है, ठीक है, नहीं नहीं तुमको 90 दिया मतलब सब 90 है उससे, तो गिवन है, ठीक है ना। समझा ये चीज़ क्या हुई है, तुम ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करोगे ऐसे ऐसे सी पी सी डी से, ये और ये इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल, तो स्वाहा। फट से करो बेटा क्वेश्चन को, बिल्कुल नहीं, आप लोगों को पूरा पूरा करना है, उसका प्रैक्टिस करो। सर पहले अपन लोग ऑपोजिट ट्रायंगल्स दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट बता के फिर एक एडजेसेंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बता दिया था। वही तो, इसको इससे कॉन्ग्रुएंट बता दिया है, 3 बार क्या क्या क्या, 3 बार मतलब इसको इससे ये इक्वल हो गया इससे, इसको इससे ये इक्वल हो गया इससे, ठीक है, इसको इससे ये हो गया इक्वल इससे, चारों इक्वल, वो भी चल जाएगा। बड़ा वो मेरे को लंबा लग रहा है सुन के, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, हाँ नहीं वो अपना अपना है, ठीक है, हाँ ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन और बी ओ इक्वल टू डी ओ गिवन, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। हाँ तो ए ओ इक्वल टू सी ओ गिवन, बी ओ इक्वल टू डी ओ गिवन, तो ऐसे एस ए ओ डी कहाँ से जा रही है तू, अच्छा वो, हाँ तो ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन, बी ओ इक्वल टू डी ओ गिवन, ऐसे ऐसे हो गया ना, तो ईच 90 है, तो तू पहले बोल चुके, मैं उसके आगे का तक बता रहा हूँ। हाँ इफ ए बी इक्वल टू ए डी, खत्म। गाइस प्लीज शांत, बेटा प्लीज शांत रहो, करो यार। तो को नहीं आया क्या, तू कर जल्दी कर, खत्म कर बेटा, कुछ नहीं समझे का पूछ लेना प्लीज। दोनों को मैं क्लास
क्लास से बाहर निकाल दूंगा और तेरा फ़ोन भी नहीं दूंगा वापस से, मेरे पास ही रखा हुआ अभी तक है। तू कर अपना। लक्ष्य एंड ये तनाया शांत। नहीं बेटा वो कल कराऊंगा बड़ा वाला। वो स्क्वायर वाला बड़ा है, ये बड़ा नहीं है। अब गाइस हो गया क्या पिछला वाला सबका? जिन लोगों का हो गया है क्वेश्चन लिख लेंगे, डायग्राम वायग्राम गिवन टू प्रूफ लिखना शुरू करेगा, खुद से लिखेंगे वो चीज़ें, छापेंगे नहीं। सर अगर अपन ट्रायंगल बोल रहे हो उसको तो फिर ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे ना? क्या यहाँ पे ऑपोजिट साइड इक्वल रहेंगे ना? रेक्टेंगल बोले तो, ट्रायंगल नहीं। हाँ ये और एक सेकंड वो सेकंड वाले एडजेसेंट वाले ट्रायंगल प्रूफ किया उसके बाद क्या करना है? सीपीसीटी से बेटा तेरा ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, जब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल तो ऑल साइड्स आर इक्वल। अब गाइस ओए ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत फुद्दू सा है अगेन। शो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले मैं बाइसेक्ट ईच अदर का बता रहा हूँ, कुछ नहीं, अगेन ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कैसे? ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो ये दोनों साइड से इक्वल। अब रेक्टेंगल या अपोजिट साइड इक्वल होने वाले हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स ए एस ए या ए एस से तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सीपीसीटी से तुम लोगों का ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये आ जाएगा। अब सुनो, तुम्हारा ये हो गया है। अब तुमको जब ये डायगोनल और ये डायगोनल को इक्वल करना है तो तुम लोगों को दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो तुम लोगों को ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ट्रायंगल बी सी डी से, मतलब ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। बहुत ईजी है ये भी। ए डी इक्वल टू बी सी, क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डी सी इक्वल्स टू डी सी क्यू कॉमन, एंड एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी ईच 90। समझा? तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस ए एस। सीपीसीटी से मेरे ए सी इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा। समझा चीज़ क्या हो रहा है? पक्का से ये सामने के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करके मेरा हो गया डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल करके हो गया मेरा, क्या बोलते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। गाइस सिर्फ 3 मिनट आपके हाथ में पूरा करने के लिए, सिर्फ 3 मिनट, हो जाएगा 3 मिनट में, बट ढंग से लिखना। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने आमने सामने के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पहले ही कर लेना। इसका एक और करेंगे, भले 5 मिनट एक्सटेंड भी हो क्लास, आई डोंट केयर, ठीक है ना। मेरे को जेन्युइनली वो खत्म करना है, जैसे कल वो फालतू के 2 क्वेश्चन वो स्क्वायर वाले जो है, जो 5 मार्क के आते हैं, वो हो जाए। अरे मुझे सेट कर दो। हाँ ठीक है। क्या बातें कर रहे हो यार, तब से तुम लोग क्या बड़बड़ कर रहे हो? मैंने उसको देख
बेटा मुझे एक बार कीबोर्ड देना। नजर आ रहा है। एक ही और कनेक्शन है। गाइस प्लीज़ सिर्फ निपटाने के लिए कुछ भी मत लिखो, ढंग से लिखो यार। ये सब 3-3 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, कैजुअली मत लो उनको। सर एक बार दिखाऊंगा। नहीं इसके बाद क्या होता है, वो कैसे प्रूव होता है? नहीं वो प्रूव कैसे होता है? पहले ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करा तूने, वो तो हो गया। कैसे? ऐसे हो गया ए ऐसे, सॉरी ए ऐसे तू 2 बार कर चुका है इसके पहले भाई। ये वाला करूँगा। ने नया क्वेश्चन ही लिखा है, इसी का कॉन्वर्स आने वाला है। मैं कॉन्वर्स सर बड़े वाले एसएससी हो रहे हैं ना, बड़ा वाला टाइम तो और भी करके इन लोगों को कॉमन करने का और भी तरीका है। नॉट दैट आई नो ऑफ बेटा। सर आप 3 मिनट बोले थे, 4 मिनट हो गए। तो कोई बात नहीं बेटा। If diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other, then prove that it is ये। सर शुरू करते हैं। अरे खांसी है। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का ये देख लो। इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल bisect each other and are equal, prove that it is a कहते रेक्टेंगल। अब एक बार के लिए प्लीज 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 देख लीजिए, रेक्टेंगल प्रूव दैट। 100 बार हो चुका है पीटी लिखा हुआ। अब देखो गाइस, आप लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और इक्वल भी है, ठीक है ना। तो मुझे गिवन क्या हो गया बच्चा लोग इसका, ए ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ, साथ ही साथ में ए सी इक्वल टू बी डी। कोई इशू यहाँ पे किसी को? पक्का। अब देखो आप लोगों को इसको पैरेललोग्राम वो प्रूफ करना, सही रेक्टेंगल। पहले आप लोग ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी प्रूफ कर लोगे, जिस कारण से मेरा ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा सी पी सी टी से, और एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी हो जाएगा सी पी सी टी से, जिस कारण से ए बी पैरेलल टू सी डी हो जाएगा। कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या बोल पाऊंगा, इफ वन पेयर ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम के कारण ए बी सी डी मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। यहाँ तक ये लाइफ सॉर्टेड है, ये पहले भी 2 बार कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे एक एंगल को 90 बताना है। अब वो बताने के लिए मुझे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो पिछले इसमें कॉन्ग्रुएंट करते हैं वही। तो देखो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। अब देखो यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स
ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आप पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हो क्योंकि वो, ठीक है। डी सी इक्वल टू डी सी कॉमन, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन, तो इस कारण से आपका एंगल ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ट्राइंगल बी सी डी से बाय ट्रिपल एस, वो कॉन्ग्रुएंट कर लिया, implies एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, सी पी सी टी, और एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा को इंटीरियर के कारण, क्यों को इंटीरियर्स, implies एंगल ए डी सी बोलो या एंगल बी सी डी बोलो, 90 हो गए। इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बिकम्स 90, ऑल एंगल बिकम्स 90, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। अब सुनो सुनो बेटा, सिर्फ निपटाने के लिए मत लिखना, ढंग से लिखना, 5 मिनट मिनिमम लगने वाले हैं, प्लीज़ इज्जत से लिखना। छापने के मैं दे ही नहीं रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, नीचे ये क्वेश्चन है, अंधे भूखने समान ना, ऊपर का छाप मत लेना, पिछला क्वेश्चन का आंसर है वो, ठीक है, करो ये। क्या देखना है, चल कर अपने आप, हो भी क्या तेरा, तो कर खुद से हो, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट होगा। नहीं, जल्दी कैसे हो सकता राजा, कल मोस्टली आप लोगों की क्लास एक्सटेंड होगी 8:15 तक की, मैं बता रहा हूँ पहले ही। 6 बजे गाइस सुन लो, क्रैश कोर्स इंग्लिश वालों का 6 बजे ख़त्म होने वाला है, वो सिर्फ 5 से 6 का है कल का, वो सिर्फ ऐसा है कि जस्ट कहीं 5-7 मिनट ऊपर नीचे लग जाए, जो लोग कहीं और से बाहर से भी आ रहे हैं उनके लिए वो रखा गया है टाइमिंग का। अगर मान लो, मैं अभी क्लियरली बोल रहा हूँ, कल मेरी क्लास स्टार्ट हो गई और उसके बाद कोई लेट एंट्री किया तो मैं घुसने नहीं दूंगा उसको, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं 1 मिनट बाद भी एंट्री करने दूंगा। क्रैश कोर्स ख़त्म हुआ और मेरी क्लास स्टार्ट हुई, मैं उसका एंट्री अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को कल फिजिक्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं और तुम्हारा मैथ्स भी मिस आउट हो जाएगा। प्लस एक और चीज़ सुन लो प्लीज़, एक और चीज़ सुन लो, कल आप लोगों का क्लास में आने के पहले आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट, आखिरी 6 क्वेश्चन जो किया है वो आप लोग करके आइएगा, एक बार इन्हें गो थ्रू करके आइएगा अच्छे से, एक बार लिखना है आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है, गो थ्रू करके आइएगा खुद से, कि कल आप लोगों को 5 मार्क के 2 क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, वो आपको तभी आएगा अगर ये आप लोगों को समझा हुआ है ढंग से, तो ठीक है।